हेलो। आवाज आ रहा है ना? ठीक है, तो कल हम लोग बात की थी ना सर्वलेट कंपोनेंट और सर्वलेट कंटेनर के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्लास। ठीक है, कोई आएगा नहीं तो ठीक है। तो देखो, जो सर्वलेट कंपोनेंट्स था बेसिकली सर्वलेट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जावा के अंदर सब कुछ क्लासेस है ना? तो हम लोग को एक्चुअली में पता कैसे लगता है कि जो क्लास है मेरा जावा का वो सर्वलेट कंपोनेंट है? क्योंकि उसको किसी एक इंटरफेस को इंटरफेस बोल रहा हूँ, एक क्लास किसी एक क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा, ऐसा नॉट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना? या तो सर्वलेट या फिर जेनेरिक सर्वलेट या फिर एचटीटीपी सर्वलेट। तो वो ये बात बताते हैं कि जो सर्वलेट इंटरफेस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप है मेथड्स का, ऐसा नॉट ओनली प्रोटोटाइप। 5 मेथड है, एक पब्लिक वॉइड इनिट है और जो भी है। हाँ, आ रहा है। और एक है हमारे पास जेनेरिक सर्वलेट जो कि इम्प्लीमेंट करता है सर्वलेट इंटरफेस को, ऐसा नॉट। तो जो जेनेरिक सर्वलेट है उसके अंदर 4 मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दिया है, एक का नहीं दिया है। ठीक है, 4 का दिया हुआ है पर एक का नहीं दिया हुआ है। जो सर्विस मेथड है ना उसके अंदर यहाँ पे देखो सर्विस मेथड सीयर। ठीक है, तो इस सर्विस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन जेनेरिक सर्वलेट में नहीं है। ठीक है, और एक हमारे पास है एचटीटीपी सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर और भी मेथड्स हैं, ये 5 तो है ही, इनहेरिट होके आया हुआ है। ठीक है, तो और भी हमारे पास डू एक्स डू गेट डू पोस्ट वगैरह जो भी है सब मेथड्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं रिक्वेस्ट के बेसिस पे हम लोग के पास 7 या 8 मेथड है। ठीक है, ठीक। देखो, मैंने बताया था कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनता है सर्वलेट क्लास का। ठीक है, और और एक प्रोजेक्ट सॉरी एक प्रोसेस और मल्टीपल। हाँ, तो हम लोग को बस एक ही लाइन याद रखना, दैट इज सिंगल इंस्टेंस मल्टीपल थ्रेड्स। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट आ रहा होता है हमारे बैकएंड के पास, ठीक है, जो रिक्वेस्ट आ रहा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, ठीक है, वो मेथड का नाम क्या है? बेसिकली सर्विस। ठीक है, सर्विस, है ना? अभी हम लोग सर्विस मेथड को ही देख रहे हैं, बाद में डू गेट डू पोस्ट देखेंगे। ठीक है, ठीक। देखो, हमारे पास अप्रोच नंबर 1, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ डेवलपिंग सर्वलेट कंपोनेंट क्लास। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग सर्वलेट कंपोनेंट्स को बनाएंगे कैसे? तो मैंने बताया कि किसी एक इंटरफेस या क्लास को इनहेरिट करने से मेरा जो जावा क्लास है वो सर्वलेट क्लास बन जाता है ना, सर्वलेट कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, बट कैसे हम लोग करेंगे उस चीज? ठीक है, तो पहले या तो सर्वलेट सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो, है सो नॉट, है ना? हमारे पास सर्वलेट है ना, ये वाला इंटरफेस। ठीक है, तो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। अब मैंने बताया कि जो सर्वलेट इंटरफेस है इसके अंदर 5 मेथड है और पांचों का सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप है, ऐसो नॉट। तो अगर इसको हम लोग इनहेरिट करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं इस इंटरफेस को, तो हम लोग को पांचों मेथड का भी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसो नॉट, अपनी क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा ना। अदरवाइज अदरवाइज वो भी कैसा क्लास कैसा क्लास होगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा बिहेव करेगा बस। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था जो सर्वलेट इंटरफेस था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, ऐसा नॉट, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, है ना? ठीक है, तो अब इम्प्लीमेंट होके जब आया तो इसमें भी तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हुआ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है, ऐसा नॉट। तो मतलब ओवरराइड करना जरूरी है। ठीक, तो अगर इस क्लास को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी इस क्या बोलते हैं, इस इंटरफेस को अगर हम लोग इनहेरिट करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम लोग को पांचों का पांचों डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ऐसा रो। अदरवाइज अदरवाइज ये जो मेरा सर्वलेट है, टेस्ट सर्वलेट,
ये भी कैसा बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा अगर एक का भी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे तो, है ना, कोड जावा का चीज है, ठीक है। तो ठीक है, एक ये अप्रोच है हम लोग के पास। तो in every servlet component we generally place service method having request processing logic. In this approach we are forced to place definition of all 5 methods. तो इसमें क्या बेसिकली पांचों मेथड का डेफिनेशन हम लोग को लिखना पड़ेगा, ऐसा नॉट, ठीक है। We- और एक चीज है कि हम लोग इसमें HTTP फीचर्स को यूज नहीं कर सकते। मैंने बताया था जो HTTP प्रोटोकॉल्स है, तो वो जो प्रोटोकॉल कॉल है उसका जो अपना फीचर्स है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल HTTP फीचर्स लाइक इनेबलिंग ऑटो रिफ्रेश, ठीक, कभी कभी देखना ब्राउजर क्या होता है ना कि अपने आप रिफ्रेश होता है, ठीक है, तुम किसी पेज में रहना और वो ऑटोमेटिकली रिलोड लेगा। तो ये सब फीचर्स फिर इस क्लास के थ्रू हम लोग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये जो सर्वलेट है इसके थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो इसमें देखो एक तो ड्रॉबैक क्या है, पहला कि हम लोग को पांचों क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और दूसरा ड्रॉबैक ड्रॉबैक क्या है, हाँ हाँ, ठीक है। तो एक ये चीज दो प्रॉब्लम है इस अप्रोच में। अब अगर हम लोग जेनरिक क्लास को अगर हम लोग करते हैं इनहेरिट, ठीक है, जेनरिक क्लास, अब देखो जेनरिक क्लास को करने से क्या होगा, इसके अंदर 4 मेथड का तो लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है, बट एक का नहीं लिखा हुआ है, दैट इज सर्विस, ठीक है। तो सर्विस वाला लॉजिक तो हम ही लोग को लिखना है, ऐसा नो। तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट ओनली द रिक्वायर्ड सर्विस, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नॉट, है ना। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है मेरा फ्रंट एंड से या फिर कहीं से भी, ठीक है, जो यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है उस रिक्वेस्ट के कोरस्पॉन्डिंग उसको प्रोसेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे कौन सा क्लास को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड किए हुए हैं, ठीक है, जेनरिक, ठीक। तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम बस इतना है कि इसमें HTTP फीचर्स नहीं होगा, ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बोल रहा है कि और साथ ही साथ ये है ना कि इसमें इट इज नॉट ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच टू डेवलप द सर्वलेट कंपोनेंट्स। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री में भी ज्यादा यूज नहीं होता है, ये अप्रोच कोई यूज नहीं करता, कोई भी फॉलो नहीं करता जनरली। तो अप्रोच नंबर 3 हमारे पास, दैट इज बेस्ट, है ना। तो अप्रोच नंबर 3 में क्या किया, हम लोग के पास HTTP सर्वलेट नाम का एक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो इसमें भी इसमें बाकी 5 मेथड्स तो आएंगे ही ना, क्योंकि ये भी तो इनहेरिट करके ही आ रहा है बाकी के मेथड्स, ऐसा ना। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग को ओनली सिर्फ और सिर्फ सर्विस मेथड को ओवरराइड करना है, सो दैट कि हम लोग जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस कर पाए, ऐसा ना, ठीक है। मान लो कि लॉगिन रिक्वेस्ट आया लॉगिन के लिए, तो लॉगिन के लिए हम लोग यूजर नेम वैलिडेट करेंगे या फिर पासवर्ड वैलिडेट करेंगे, ऐसा ना। तो वैलिडेट करने के बाद हो सकता है DB कम्युनिकेशन करना पड़ जाए, तो ये सारे लॉजिक्स हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं, सर्विस मेथड के अंदर, ओके, समझ में आया। तो इसमें फायदा देखो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम लोग को सर्विस मेथड को ही ओवरराइड करना है, ठीक है। तो बेनिफिट यही है कि सर्विस मेथड को ही हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ओवरराइड करना है, या फिर हम लोग रिक्वेस्ट का अकॉर्डिंग हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई फॉर्म है और उस फॉर्म में जो मेथड टाइप है, रिक्वेस्ट मेथड टाइप, अगर वो पोस्ट है, ठीक है, तो हम लोग डू पोस्ट यूज कर सकते हैं, ऐसा नॉट, ठीक है। अगर गेट मेथड है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डू, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, और इसमें साथ ही साथ क्या है ना कि HTTP फीचर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके, लाइक ऑटो रिफ्रेश। और इंडस्ट्री में भी यही अप्रोच फॉलो होता है। मान लो कि कोई कंपनी है जो 1.8 में अभी भी चल रहा है सॉफ्टवेयर उसका, तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यही अप्रोच तुमको देखने मिलेगा, जो कि HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा या फिर एक्सटेंड कर रहा होगा, ओके। तो बेसिकली हम लोग के लिए छोटा सा टास्क है। तो करना क्या, हम लोग को ब्राउजर है हमारे पास, ठीक है, URL डालेंगे हम लोग, ठीक है, URL के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे कहाँ पे, सर्वर पे, वेब सर्वर, ठीक। और हम लोग करने के वाले एक डेट ऐप बनाएंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे अपने सर्वर के अंदर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जैसे आएगा, सिंपली रिक्वेस्ट
इस सर्वलेट से कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। ये जो भी है हम लोग डेट सर्वलेट बना रहे हैं, तो इसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी लॉजिक हो, इसका लॉजिक प्रोसेस होने के बाद से वो सारा आउटपुट कहाँ पे जाना चाहिए हमारे पास, ब्राउजर के अंदर, ठीक है। ठीक। तो हम लोग को कुछ नहीं, सिंपली हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सर्विस मेथड को ओवरराइड करना है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही प्रोजेक्ट है ना हम लोग का। हेलो। ठीक है। हाँ, डेट इज द वेब एप्लीकेशन हैविंग डेट सर्वलेट कंपोनेंट। तो हम लोग कंपोनेंट का नाम क्या दे रहे हैं, डेट सर्वलेट, ठीक है। इज द वेब कंपोनेंट। डेट सर्वलेट कंपोनेंट जनरेट्स डायनामिक वेब पेज हैविंग द सिस्टम डेट एंड टाइम। बेसिकली देखो, इस कंपोनेंट के थ्रू हम लोग करने क्या वाले हैं, जो सिस्टम का मेरा टाइम हो रहा होगा, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी टाइम है, लाइक 8:50 टाइम है अभी, ठीक है। तो ये टाइम को ही बेसिकली हम लोग ब्राउजर के अंदर शो करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे जैसे समय चेंज होगा, वैसे वैसे मेरे ब्राउजर के अंदर भी डेटा चेंज होना चाहिए, ठीक है। ऑटो रिफ्रेश बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए तो उसके लिए भी तो कुछ खास नहीं था, ठीक है। डेट ऐप वेब एप्लीकेशन विल बी डेवलप्ड आउटसाइड द टॉमकेट सर्वर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, वो एप्लीकेशन सर्वर के बाहर ही बनाएंगे अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि अब एक्लिप्स नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक। ठीक है। और बाद में इस एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे कहाँ पे, हाँ, वेब एप्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है डेवलप करने के लिए, देखो, प्रोसीजर टू डेवलप अ जावा वेब एप्लीकेशन विद सर्वलेट कंपोनेंट, ठीक है। तो कीप द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर सेटअप रेडी। सबसे पहला बात की टॉमकेट सर्वर होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना। और जो सर्वर है उसके कॉम्पेटिबल के हिसाब से जेडीके भी हम लोग को जरूरत है, ऐसा नॉट, ठीक है। हाँ, जो भी मतलब टॉमकेट सर, हाँ, हाँ, सर्वर कॉम्पेटिबल हम लोग को जेडीके चाहिए, है ना। और एक कोड लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर, दैट इज एडिट प्लस और बीएस कोड और वट एवर यू कैन यूज, ठीक है। तो हम लोग डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे। ठीक है। ठीक है। तो देखो, जो डेटेफ है ना, ये हम लोग एक फोल्डर सिंपली बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये ई ड्राइव में बना रहे हैं, आप तुम लोग जिसमें बनाना चाहो बना लेना, ठीक है। तो ये जो डेटेफ है, ये मेरा क्या है, रूट फोल्डर है, क्या है, वेब रूट फोल्डर। तो मेरा प्रोजेक्ट यही है, ठीक है। तो बेसिकली इसको नाम, ये नाम जो रखना है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट बना। अब देखो इस फोल्डर के अंदर क्या है, वेब आईएनएफ, क्या है, वेब आईएनएफ। और वेब आईएनएफ के अंदर क्या है, क्लासेस फोल्डर है ये, ठीक है, क्लासेस फोल्डर है। वेब आईएनएफ के अंदर एक और फोल्डर है, दैट इज क्लासेस। और वेब आईएनएफ के अंदर देखो वेब एक्सएमएल नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। हाँ, सॉरी, फाइल, फाइल, ओके, फाइल, ठीक है। तो वेब एक्सएमएल नाम का एक फाइल है, ठीक है। अब क्लासेस के अंदर हम लोग रखेंगे क्या, जो भी तुम्हारा सोर्स कोड है, ओके, जो भी तुम्हारा सोर्स कोड है, ठीक, डॉट जावा या फिर डॉट क्लासेस वाले फाइल्स, ओके। इतना बात समझ में आया। सो अब देखो, एक्चुअली में ये जो वेब आईएनएफ वाला पार्ट है ना, वेब आईएनएफ के अंदर जितना कुछ भी है, उसको प्राइवेट एरिया बोला गया है। क्या बोल रहा है, प्राइवेट एरिया, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग सोर्स कोड भी कोई डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, ऐसा ना हो, क्योंकि सोर्स कोड तो इसी के अंदर रखा हुआ है, वेब आईएनएफ के अंदर, ठीक है। और ये जो इधर वाला पोर्शन है, रूट रूट फोल्डर, ठीक है। तो रूट पोर्शन वाले रूट पोर्शन वाले को क्या बोलना है, पब्लिक एरिया, ठीक है।
सो देखो, वेब आईएनएफ क्लासेस, वेब आईएनएफ हो गया या फिर क्लासेस फोल्डर हो गया, और स्टैंडर्ड फोल्डर्स दैट इज देयर नेम्स आर फिक्स्ड, ऐसा ना, क्योंकि इसका नाम अगर हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे तो सिंपली क्या देने आने वाला है, एरर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है और हर कोई फॉलो करता है, तो हम लोग को भी फॉलो करना पड़ेगा। यही नाम होना चाहिए विद कैपिटल लेटर एज वेल एज क्लासेस विद स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और वेब एक्सएमएल बेसिकली है कि एक फाइल है। ठीक है, देखो ये भी ये भी जो नाम है ना, ये भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वेब डॉट एक्सएमएल ही होना चाहिए। ठीक है, जो लोग बनाया है उन लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका जो ये जो फाइल है उस फाइल का नाम क्या होना चाहिए, वेब एक्सएमएल। ठीक है, हाँ, तो ये नाम फिक्स है, वेब आईएनएफ हो गया, क्लासेस हो गया, फिर वेब एक्सएमएल। ओके, मैंने बताया कि डेटा फोल्डर इज कॉल्ड वेब रूट फोल्डर। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसको क्या बोलना है, वेब रूट। ठीक है, आफ्टर डिप्लॉयमेंट दिस फोल्डर नेम बिकम्स द नेम ऑफ द वेब एप्लीकेशन। ठीक है, नेम ऑफ द वेब एप्लीकेशन। ठीक है, मान लो कि ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको डिप्लॉय किए कहाँ पे, वेब सर्वर के अंदर। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट के बाद से जो प्रोजेक्ट जो वेब एप्लीकेशन है उस वेब एप्लीकेशन का नाम क्या हो जाएगा, डेट डेट है ना। देखिए ना, वहाँ पे भी फोल्डर बनता है तो किस नाम का बनता है, डेट का, और हम लोग यूआरएल में भी डेट ही लिख रहे होते हैं, है सुनो। ओके, इतना बात समझ में आया क्या? ठीक है, after the deployment of the Java web application in any server, not only in Tomcat but किसी भी वेब सर्वर में, तो the web INF and सब folders are called private area। जब हम लोग डिप्लॉय कर देंगे वेब एप्लीकेशन को, तो वो वेब आईएनएफ हो गया, वो वेब आईएनएफ जो फोल्डर है इसको क्या बोलना है, बेसिकली प्राइवेट एरिया बोलना है। ठीक है, ये तो बता चुके हैं। ओके, दैट इज द कंटेंट ऑफ प्राइवेट एरिया कैन बी यूज्ड ओनली बाय अंडरलाइंग सर्वर और कंटेनर। तो इतना जो कंटेनर है ना, ये प्राइवेट एरिया जो देख रहे हो, इसको बेसिकली कौन यूज कर सकता है, सर्वर या फिर सर्वर कंटेनर। ठीक है, ऐसा नॉट। तो सर्वर कंटेनर में हमारे पास दो चीज आते हैं, वन इज सर्वलेट कंटेनर और वन इज जेएसपी कंटेनर। ठीक है, तो दोनों बात तुम लोग को हो सकता है याद होगा। ठीक है, हम लोग बात किए थे दो तरह के कंटेनर्स होते हैं हमारे वेब सर्वर के अंदर में, एक सर्वलेट कंटेनर और एक जेएसपी कंटेनर। ठीक है, तो सर्वलेट कंटेनर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको एग्जीक्यूट करने के? ठीक है, ओके, समझ में आया। ठीक है, अब देखो, ये मेरा प्राइवेट एरिया हो गया जिसको सिर्फ और सिर्फ सर्वर एक्सेस कर सकता है या फिर सर्वर कंटेनर कंटेनर। ठीक है, ये दो ही लोग इसको एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली जो जब हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे फ्रंट एंड से, तो हम लोग इतना सा पोर्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक एरिया में, ऐसा नॉट। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे एक्सेस करेंगे फिर, तो है ना, तो उसके लिए कुछ तो सेटिंग करना पड़ेगा, कुछ तो सेट करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा कि नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी। ठीक है, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो सेटिंग्स है जिसमें हम लोग परमिशंस लिख रहे होंगे, ठीक है, कि कौन सा फाइल किसको एक्सेस कर सकता है, कौन सा रिक्वेस्ट, कौन से सर्वलेट्स है, मान लो कि यूआरएल समथिंग लाइक दिस कुछ था, डेट ऐप और ऐसे डेट। अब ये यूआरएल मान लो एक्सेसिबल ही नहीं है डायरेक्टली पब्लिक एरिया से। ठीक है, एक्सेसिबल ही नहीं है, तो इसको एक्सेसिबिलिटी देने के लिए, मतलब कि इसको परमिशन देने के लिए हम लोग इसका परमिशन कहाँ पे लिख रहे होंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे लिख रहे होंगे, एक्सएमएल फाइल पे, कहाँ पे। ठीक है, तो एक्सएमएल फाइल कुछ नहीं है, बस एक बोल सकते हैं हम लोग परमिशन फाइल है ना, जिसमें कि एक्चुअली में हम लोग जो कुछ भी आ रहा, मतलब कि कौन सा, मतलब कि पब्लिक एरिया से क्या क्या प्राइवेट एरिया में एक्सेस किया जा सकता है, वो चीज हम लोग देखना है। ठीक है, पब्लिक से प्राइवेट में क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक से, हाँ, पब्लिक से हम लोग प्राइवेट एरिया से क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, उसका सेटिंग्स हम लोग कहाँ लिख होंगे, वेब एक्सएमएल के अंदर। ठीक है, इतना सा बात समझ में आता है। ठीक है, सो इफ द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द ब्राउजर वांट्स टू यूज प्राइवेट एरिया, जो भी रिक्वेस्ट मेरे ब्राउजर से आ रहा है, अगर उसको प्राइवेट एरिया यूज करना है, ठीक है, प्राइवेट एरिया कंटेंट ऑफ द डिप्लॉयड वेब एप्लीकेशन, इट मस्ट टेक परमिशन फ्रॉम द अंडरलाइंग कंटेनर और सर्वर।
तो बेसिकली सारे परमिशन हम लोग को कहाँ से लेने पड़ेंगे, सर्वर से या फिर सर्वर कंटेनर ना, या सर्वर कंटेनर, ठीक है। तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, और इनसे परमिशन लेने के लिए कौन सा फाइल चेक करता है परमिशन के लिए, किसको किसको अलाउड है, किसको अलाउड नहीं है, वो एक्चुअली में वेब एक्सएमएल को रीड करके ही पता लगाता है, ठीक है। समझ में आया? हाँ या ना? तो हमारे पास दो एरिया है, वन इज पब्लिक एंड वन इज प्राइवेट। तो पब्लिक एरिया प्राइवेट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे लिख रहे होते हैं, web.xml फाइल के अंदर, ओके। हाँ, after the deployment of the Java web application in any server outside of the folder web.inf is called public area, ठीक है। तो web.inf के बाहर जितना भी है उसको क्या बोलना है, पब्लिक एरिया बोलना, ठीक है। This area content can be used by anyone directly। तो इतना सी बात समझ में आया कि ये जो इसमें जो कुछ भी होगा, यहाँ पे जो कुछ भी होगा, चाहे पे HTML फाइल्स हो या फिर अदर फाइल्स, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है आउटसाइड ऑफ द वेब एप्लीकेशन, ओके। समझ में आया? तो पब्लिक एरिया को डायरेक्टली एक्सेस करना है, कोई परमिशन का जरूरत नहीं है इसको, सर्वर से या फिर सर्वर कंटेनर से, दोनों में से किसी से कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। The request coming from the browser can use private web components directly without having any permissions। एक सेकेंड, प्राइवेट वेब कंपोनेंट नहीं, पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक वेब कंपोनेंट्स को डायरेक्टली यूज कर सकता है विदाउट परमिशन। समझ में आया? We keep servlet component source code and bytecode in web.inf। web.inf के अंदर जो क्लासेस फोल्डर है मेरे पास, उसी के अंदर हम लोग सर्वलेट कंपोनेंट का सोर्स कोड और बाइट कोड हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, ये नोट्स है एक्चुअली में, तो एक बार पढ़ ही लेना तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखो HTML फाइल्स हो गया, या फिर JS फाइल्स हो गया, या फिर इमेज, या फिर ऑडियो फाइल्स, या फिर वीडियो फाइल्स, ये सब कहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होने वाले, ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो इसको प्राइवेट रखना बेनिफिट है क्या? नहीं, ठीक है, इसको पब्लिक ही होना चाहिए सब। ये सब इन द एंड कहाँ पे रन होंगे, ऑब्वियसली ब्राउजर पे। तो फिर तो फिर इसको प्राइवेट एरिया में रखने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो प्राइवेट एरिया में, और प्राइवेट एरिया में सिर्फ क्या रखेंगे हम लोग, कंपोनेंट्स को, सर्वलेट कंपोनेंट्स को, ठीक है। समझ में आता है इतना सी बात? क्योंकि सर्वलेट कंपोनेंट जो है वो जावा में लिखा हुआ है, हाँ या ना। और जावा का कोड ब्राउजर रन कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नो, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग प्राइवेट में ही रखते हैं एज यूजुअल, ठीक है। समझ में आया इतना? हेलो, नाउ सी, वेब एक्सएमएल का नाम भी फिक्स है और लोकेशन भी फिक्स है, ठीक है। तो वेब एक्सएमएल कहाँ पे होना चाहिए, वेब आईएनएफ के अंदर, ठीक है। वेब एक्सएमएल लोकेशन भी फिक्स्ड है और नाम भी फिक्स्ड है, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो वेब एक्सएमएल फाइल को हम लोग जनरली कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहते हैं, करते क्या है, अ, जो भी परमिशंस है वो परमिशन लिख रहे होते हैं, हाँ या ना, परमिशन, ठीक है। तो बस इतना से बात लिखा हुआ है इसके अंदर और कुछ नहीं। द थर्ड स्टेप, ठीक है, डेवलप सर्वलेट कंपोनेंट सोर्स फाइल। तो पहला स्टेप क्या था बेसिकली हम लोग का, सबसे पहले सॉफ्टवेयर चाहिए, जो जो सॉफ्टवेयर है उसको सबसे पहले सेटअप रेडी करना है हम लोग को, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, डिप्लॉयमेंट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है, हाँ है ना, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, हम लोग को सोर्स कोड लिखना है, कोड लिखना है, जो भी सर्वलेट कंपोनेंट बना रहे हैं उसका कोड लिखना है, ठीक है। तो देखो, अब बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, है ना। तो ये जो सर्विस मेथड है, ओके, सर्विस मेथड के अंदर देखो दो आर्गुमेंट दिखा देते तुम लोगों को, वेर इज, हाँ, देखो सर्विस मेथड, ऐसा नॉट, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पैरामीटर्स, आया ना, ठीक है।
इसके अंदर क्या है, दो पैरामीटर्स। तो दो पैरामीटर्स, एक रिक्वेस्ट है और एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अच्छा पहले उससे पहले एक थोड़ा सा देख लो, वी मस्ट टेक आवर सर्वलेट कंपोनेंट क्लास एज द पब्लिक क्लास to make it visible to the servlet container to perform the loading and instantiation operations on the servlet component class। तो सबसे पहला चीज क्या है कि इसको डेवलप करने के लिए जो हम लोग सर्वलेट कंपोनेंट क्लास बना रहे हैं, ठीक है, सर्वलेट कंपोनेंट क्लास, उस क्लास को तो पब्लिक रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक्सेस कौन करने वाला है, सर्वर या फिर सर्वर कंटेनर, आया ना। तो अगर पब्लिक नहीं रखेंगे तो मैंने बताया था कि जो भी सर्वलेट कंटेनर, जो भी सर्वलेट होता है वो एक्चुअली में इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसा नॉट सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टीपल थ्रेड्स। तो एक इंस्टेंस बनाने के लिए इस क्लास को पब्लिक होना पड़ेगा। अगर पब्लिक नहीं हुआ तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता मेरा कंटेनर, ऐसा नॉट। तो इसलिए जो सर्वलेट कंपोनेंट क्लास है उस क्लास को पब्लिक होना पड़ेगा, इट मस्ट बी पब्लिक। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, कुछ भी आउटपुट जो है ना, आउटपुट आउटपुट राइट करने के लिए हमारे पास क्या था, प्रिंट स्ट्रीम क्लास था, याद है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास था, ठीक है ना। और इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट स्ट्रीम नाम का एक क्लास था, ठीक है। तो उसी तरह से ब्राउजर के अंदर कुछ भी लिखना है, ब्राउजर के अंदर कुछ भी लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक और क्लास है, दैट इज प्रिंट राइटर क्लास, ठीक है, प्रिंट राइटर स्ट्रीम। ओके, कौन सा है, प्रिंट राइटर स्ट्रीम। तो बेसिकली जो स्ट्रीम्स होते हैं ना, देखो मेरा जो एप्लीकेशन था, ये जो डॉट आउट था या फिर आउटपुट स्ट्रीम, ये आउटपुट स्ट्रीम बेसिकली कर क्या रहा था, हम लोग कंसोल में कुछ भी लिखने के लिए, कंसोल में आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज कर रहे थे हम लोग आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, ऐसा नॉट। तो उसी तरह से ब्राउजर पे कुछ भी आउटपुट लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा कौन सा स्ट्रीम, प्रिंट राइटर स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम, प्रिंट राइटर, ठीक है। क्या समझ में आया इतना सा बात? हेलो, देखो जिस तरह से देखो, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट ई आर आर, है ना, तो ये सब क्या एक्चुअली में स्ट्रीम्स है। स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब है कि डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है। मान लो कि तुम्हारे एप्स के अंदर हेलो वर्ल्ड ही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो जब हम लोग सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये क्या करता है एक्चुअली में, डेस्टिनेशन सेट करता है कि ये जो आउट इसके अंदर जो डेटा लिखे हैं, जो कुछ भी लिखे हैं, वो आउटपुट एक्चुअली में कहाँ जाने वाला है, ठीक है, कहाँ जाएगा, कहाँ पे दिखेगा। तो वो डेस्टिनेशन सेट करता है कौन, स्ट्रीम क्लासेस, है ना। तो जब हम लोग आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज कर रहे थे, तो उसमें बेसिकली हो क्या रहा था, वो डायरेक्टली पॉइंट किसको करता है, कंसोल को, किसको, हेलो, हेलो, हाँ। तो आउटपुट आउटपुट स्ट्रीम का डेस्टिनेशन कौन है बेसिकली, बताओ, कंसोल, है ना। इसीलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर हम लोग लिखते हैं तो वो कंसोल में जाके प्रिंट हो जाता है। हाँ, तो आउट आउट इसके अंदर जो भी कुछ डेटा दे रहे होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, वो सब डेटा कहाँ जा रहा होता है इन द एंड, कंसोल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए डेस्टिनेशन क्या हो गया, उसके लिए डेस्टिनेशन क्या हो गया, कंसोल, कंसोल हो गया, ठीक है। और जो इनपुट स्ट्रीम है, इसके लिए भी डेस्टिनेशन कौन हुआ एक्चुअली में, कंसोल, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे पास एक और स्ट्रीम क्लास है, दैट इज प्रिंट राइटर, क्या है, और ये प्रिंट राइटर स्ट्रीम जो है ना, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा होता है, किसको, ठीक है। देखो एक्चुअली में सर्विस सर्विस मेथड जो अवेलेबल है हमारे पास, उसके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दो पैरामीटर्स है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। तो ये जो रिक्वेस्ट है, देखो अब सपोज करो यूजर क्या भेज रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड,
है ना? तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, इसको भी तो स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, ऐसा नॉट? ठीक, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। और अब देखो रिक्वेस्ट आया, इसको प्रोसेस करने के बाद से रिस्पॉन्स भी तो वापस भेजना है ना? तो जितना कुछ जो कुछ भी अगर जो कुछ भी हम लोग को एज ए रिस्पॉन्स भेजना होता है, जो कुछ भी, तो वो सारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए। किसके पास? ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स पास, ठीक है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया इतना सा? अब देखो हमारे पास कौन सा स्ट्रीम है ब्राउजर में लिखने के लिए कुछ भी? प्रिंट राइटर स्ट्रीम, ठीक है। तो सर्विस मेथड के पास रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स है, यस और नो? तो ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ना, सपोज करो ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है गोल गोल, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कौन करता है? मेरा प्रिंट राइटर, यस और नॉट? ठीक है। तो देखो इसके अंदर ना पहले से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है प्रिंट राइटर का, ठीक है। प्रिंट राइटर का पहले से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सिंपली देखो, जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? सपोज करो स्कैनर क्लास ही बना रहे हैं, ठीक है। स्कैनर का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो समथिंग लाइक दिस, न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन यहाँ पे लिख रहे होते कि नहीं? बट यहाँ पे पहले से ही प्रिंट राइटर स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सी दिस, ये रहा तुम्हारा प्रिंट राइटर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रिंट राइटर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास एक मेथड है गेट राइटर, क्या है ये? गेट राइटर बेसिकली करता क्या है? प्रिंट राइटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो गेट राइटर मेथड है किस तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? प्रिंट राइटर, ठीक है। हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि गेट राइटर का रिटर्न टाइप क्या है? सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है हाँ, और जावा पी कमांड से, याद है ना? ठीक है। हाँ, तो कुछ नहीं करना, जकार्ता डॉट समथिंग समथिंग जो भी है, तो हम लोग देख लेना इसको, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट का टाइप बेसिकली क्या है? अगर हम लोग जेनरिक सर्वलेट यूज कर रहे हैं तो सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट रिक्वेस्ट, और अगर और एक सर्वलेट रिस्पॉन्स, यही टाइप है ना इसका? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से आउट था हमारे पास उसी तरह से अब पीडब्ल्यू है, ठीक है, प्रिंट राइटर वाला, है ना? समझ में आया? डॉट आउट से क्या हो रहा था? कंसोल पे हम लोग लिख पा रहे थे, ऐसो नॉट? बट ये प्रिंट राइटर किसको पॉइंट करता है? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को। किसको? रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाता है? फ्रंट एंड के पास, ऐसो नॉट? ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में हम लोग लिखना क्या है? एचटीएमएल वगैरह लिखना है ना? क्योंकि ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट समझता है क्या? एचटीएमएल ही समझता है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, है ना? तो देखो स्टेप नंबर 1 हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ से लाएंगे? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास? गेट राइटर नाम का एक मेथड है, ठीक है। हाँ। अब तुम्हारे पास देखो गेट राइटर जो भी प्रिंट राइटर है हमारे पास, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो प्रिंट राइटर के अंदर एक मेथड है दैट इज प्रिंट एलन। क्या है? प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट पे बेसिकली जो कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। समझ में आया? अपने अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसा हम लोग आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं एचटीएमएल के अंदर, वैसा आउटपुट लिख सकते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया इतना सा बात? ठीक है। तो एज अ रिस्पॉन्स ये जो पोर्शन देख रहे हो, जो चीज हम लोग प्रिंट एलन के अंदर लिखे हैं,
तो एज ए रिस्पॉन्स वही कहाँ पे जाता है, वेब कंटेनर के पास। किसके पास, वेब कंटेनर। वेब कंटेनर किसको भेजता है, वेब सर्वर। और यही चीज, यही कंटेंट एज ए रिस्पॉन्स कहाँ पे जाता है, ब्राउजर के अंदर। तो इतना सा फ्लो समझना है। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ पे जाता है, वेब कंटेनर के पास। और वेब कंटेनर किसको फॉरवर्ड करता है, वेब सर्वर को। और वेब सर्वर एज ए रिस्पॉन्स कहाँ पे भेजता है, ब्राउजर के पास। क्या समझ में आया इतना सा बात। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो ये ऐप बना सकते हो अब हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो देखो, मान लो कि हम लोग कोड लिख लिए, ठीक है। देखो, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज और हम लोग को बताना पड़ता है कि कंटेंट, कंटेंट किस टाइप का हम लोग वहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है या फिर HTML लिख रहे हो हम लोग। जिस जो टाइप देंगे उसी तरह से उसको ट्रीट करेगा कौन, ब्राउजर, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर उसी तरह से फ्रेमिंग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना बात। अगर सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे, ओनली टेक्स्ट, HTML नहीं लिखते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, HTML नहीं लिखा हुआ है, और हम लोग लिखे क्या, बोल्ड हेलो वर्ल्ड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड समथिंग हम लोग अगर लिखते हैं तो इसको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कैसे ट्रीट करेगा, टेक्स्ट के जैसा। कैसा, टेक्स्ट के जैसा, है ना। तो इसको बोल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बोल्ड, क्योंकि इसको ट्रीट कैसा कर रहा है, हाँ स्लेश, ये भी प्रिंट हो जाएगा तुम्हारे ब्राउजर के अंदर, है ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इसको बोल्ड में प्रिंट करना, तो ये टैग्स वगैरह नहीं आना चाहिए था, राइट। तो इसीलिए हम लोग को कंटेंट टाइप भी बताना पड़ेगा कि भाई ये किस तरह का कंटेंट जा रहा है मेरे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके। तो अदर कंटेंट टाइप्स भी देख सकते हो, ठीक है। और भी अगर हम लोग को कंटेंट टाइप देखना है तो हम लोग कहाँ से देखे थे, किसी को याद है क्या। रजिस्ट्री एडिटर, ठीक है। रजिस्ट्री एडिट, लोकल मशीन, एक सेकंड, इधर ही कहीं पे था। तो ठीक है, नहीं यार, रजिस्ट्री एडिटर के अंदर ही देखे थे हम लोग। ठीक है, चलो देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद से बात करते हैं। ठीक है, सपोज करो तुम्हारा ऐप डेवलप हो गया, ठीक है। कोड लिख लिए तुम, ओके। अब कोड लिखने के बाद हम लोग को बेसिकली करना क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग ये एक्लिप्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्लास पाथ वगैरह भी सेट करना पड़ेगा, ऐसा नॉट, क्योंकि कंपाइल करना है ना। तो सर्वलेट एपीआई डॉट जार था हमारे पास, इसके लिए क्लास पाथ सेट कर लेना है ना। क्योंकि सर्वलेट एपीआई जो है जेडीके का पार्ट नहीं है, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग को अगर एक्सटर्नल जार्स को अगर यूज करना है, हम लोग को बाहर का जार, एक्सटर्नल जार्स, तो एक्सटर्नल जार को यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये रहा तुम्हारा क्लास पाथ वेरिएबल, तो ऐड कर लेना। और हाँ, ठीक है, क्लास पाथ। उसके बाद से क्या करना है, हम लोग को कंपाइल करना है, ऐसा नो। कंपाइल करने के बाद से जो भी डॉट क्लास फाइल बनेगा, उस डॉट क्लास फाइल को हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं, क्लासेस के अंदर, ठीक है। सही है, समझ में आया। कंपाइल्ड फाइल कहाँ होना चाहिए, सो। और एक बात हमेशा याद रखना है, मेक श्योर दैट यू आर कंपाइलिंग बाय यूजिंग द एक्टिव जावा वर्जन, दैट इज
मतलब टॉमकिट, देखो टॉमकिट सर्वर में हम लोग क्या यूज किए थे, मान लो कि जेडीके 17 यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, जेडीके 17। तो ये जो जावा प्रोग्राम है ना, इसको भी 17 में ही, इसको भी 17 में ही कंपाइल करना है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया इतना सा बात, क्योंकि टॉम, इसको इन द एंड रन कौन करने वाला है, टॉमकिट ही रन करने वाला है, सर्वर ही एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा ना, ठीक है। अब सर्वर के अंदर तुम 17 सेट किए हो, इसको कंपाइल कर रहे हो 19 में, ठीक है, तो ये फिर इनकॉम्पेटिबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो इतना सी बात समझ में आना चाहिए, जहां भी यूज करो तो एक ही वर्जन यूज करो, ठीक है, समझ में आया इतना सा। उसके बाद से सिंपली क्या करना है, उसके बाद से डिप्लॉय करना है, ठीक है, सॉरी वेब आईएनएफ फोल्डर लिखना है ना, वेब आईएनएफ, सॉरी वेब आईएनएफ नहीं, वेब एक्सएमएल, ठीक है। परमिशन भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्या जो हमने ये जो डॉट क्लास फाइल बनाया, जो भी सर्वलेट कंपोनेंट बनाया, क्या वो सर्वलेट कंपोनेंट डायरेक्टली एक्सेसिबल है, नो, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल लिखने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो ये सारा स्टेप्स है, 6 स्टेप, इसको छोड़ दो। तो वेब एक्सएमएल जो हमारा है, एक्सएमएल फाइल्स, वो एक्सएमएल फाइल भी बेसिकली एचटीएमएल के जैसा ही दिखता है, सीधी सी, ठीक है। ये भी कैसा दिखता है, वेब, देखो, हाँ एचटीएमएल जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग डायरेक्टली किसमें, एक्लिप्स में ही बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम लोग को सब कुछ बता चुके हो, सब रो कोड वगैरह लिखना है, हम लोग डायरेक्ट एक्लिप्स से ही देख लेते हैं। देखो, अब वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, ठीक है, फाइल, न्यू, रहेगा, फाइल, न्यू, ओके, हाँ हाँ वेब एप्लीकेशन, हाँ हाँ जान रहे, मेरा ये रुक नहीं रहा है भाई, रुकेगा तब तो बताऊंगा मैं। यहाँ पे आओ प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, हेलो, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। अभिषेक सच बोले तो तुम्हारा ही माइक से ज्यादा आवाज आ रहा है। और यहाँ पे सर्च क्या करना है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, क्या यूज सर्च करना है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, ओके, प्रोजेक्ट का नाम दो, सपोज करो लेट्स से डेट ऐप, प्रोजेक्ट का नाम देना है सिंपली, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, अगेन नेक्स्ट एंड फिनिश, ओपन पर्सपेक्टिव। तो देखो हमारे पास डेट ऐप आ चुका है ना। यार एक्लिप्स से नहीं बनाते हैं, क्योंकि फिर बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं डेट ऐप। हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, डेस्कटॉप के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। तो आवाज आ रहा है, तो लेट्स से हम लोग प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं डेट ऐप, क्या नाम दे रहे हैं, डेट ऐप। तो ये जो डेट ऐप है, ये मेरा रूट फोल्डर हुआ, एस वन, ठीक है। अब मैंने बताया कि डेट ऐप के अंदर एक वेब आईएनएफ नाम का फोल्डर होना चाहिए, जहाँ पे, जिसको हम लोग प्राइवेट एरिया अपना बोल रहे हैं, ठीक है। और वेब रूट के अंदर ही वेब आईएनएफ, उसके बाद से वेब आईएनएफ के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक तो क्लासेस, ठीक है, और एक क्या होना चाहिए, वेब एक्सएमएल, है ना।
वेब एक्सएमएल कहाँ पे होता है एक्चुअली में? वेब आईएनएफ के अंदर। हम लोग अपना परमिशन फाइल कहाँ पे लिख रहे होंगे? वेब एक्सएमएल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अपना सोर्स कोड लिखना है, ठीक है, जावा फाइल। लेट से हम लोग इसका नाम देते हैं डेट सर्वलेट। क्या नाम देते हैं? डेट सर्वलेट। ओपन विद बीएस कोड और एनी अदर आईडी बोल रहे हैं, कोड एडिटर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया जो सर्वलेट क्लास है वो हमेशा पब्लिक होना चाहिए, ऐसा नॉट। जब भी हम लोग कोई भी क्लास का नाम अगर हम लोग पब्लिक रखते हैं, क्या इसका नाम हम लोग डेट डॉट जावा दिए? हाँ, डेट डॉट जावा दिए। एक सेकंड, हम इसको डेट सर्वलेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जब भी कोई क्लास पब्लिक होता है, जब भी कोई क्लास पब्लिक होता है, उस क्लास का नाम एक्चुअली में फाइल के नाम होना चाहिए, है ना। बताएं कि नहीं बताएं चीज, और जावा का पार्ट है, ठीक है। देखो डेट सर्वलेट है हमारे पास, क्या ये क्लास सर्वलेट कंपोनेंट है? ये सुनो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी जावा क्लास को, हाँ, कोई भी जावा क्लास को अगर सर्वलेट बनाना है तो उसको एक्सटेंड करना होगा, ऐसा नॉट। एक्सटेंड या तो सर्वलेट को करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वलेट, हमारे पास सर्वलेट भी है ना इम्प्लीमेंट करके, सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले क्लास पाथ सेट कर लेते हैं सर्वलेट एपीआई के लिए, ठीक है। इधर गया, गो टू टॉमकेट बिन फोल्डर, किधर चला गया टॉमकेट बिन फोल्डर, बिन नहीं, लिव फोल्डर, ठीक है। और सर्वलेट जितना भी क्लासेस वगैरह हैं जो भी कहाँ पे हैं, सर्वलेट एपीआई डॉट जार के अंदर। तो इसको कॉपी करना है। जब भी हम लोग जार फाइल के लिए क्लास पाथ सेट करते हैं तो जार फाइल का नाम भी मेंशन करते हैं, ऐसा नॉट, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास पाथ सेट कर लेते हैं, परमानेंट कर रहे हैं, ठीक है। गो टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, क्लास पाथ, हाँ ये रहा। तो मेरा पहले से ही सेट है, देख सकते हो। इम्प्लीमेंट किसको करना है? जकार्ता डॉट, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट, ठीक है, ठीक है। इम्प्लीमेंट या तो तुम सर्वलेट इंटरफेस को कर सकते हो, है ना, ठीक है। देखो हमारे पास कौन सा पैकेज था, सी, अच्छे से देखो, पैकेज वाला इसमें नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, जकार्ता डॉट सर्वलेट फॉर सर्वलेट एपीआई, ठीक है। अगर हम लोग इस क्लास को अपने पैकेज के अंदर रखना है तो हम लोग सिंपली इसको भी पैकेज बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, पैकेज होम डॉट एपी डॉट, और इसको लेट से कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये पैकेज का नाम है और कुछ नहीं, बस क्या कर रहे हैं हम लोग, इस क्लास को, डेट सर्वलेट क्लास को इस पैकेज के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें ड्रॉबैक क्या था, ये पहला अप्रोच था, है ना, फर्स्ट अप्रोच टू डेवलप सर्वलेट कंपोनेंट, सुनो, तो इसमें ड्रॉबैक्स भी बहुत सारा था। अगर इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते तो हम लोग को 5 मेथड का इम्प्लीमेंटेशन डालना होगा, ऐसा नॉट।
ठीक है। और अगर हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स जेनरिक क्लास, ठीक है, जेनरिक सर्वलेट, जेनरिक सर्वलेट यही था ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एक मेथड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, दैट इज पब्लिक। इसका प्रोटोटाइप देखो कैसा दिखता है, पब्लिक वॉइड सर्विस, ठीक है, पब्लिक वॉइड सर्विस के अंदर सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रोटोटाइप है सर्विस मेथड का, ठीक है, समझ में आया इतना सा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका प्रोटोटाइप देखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे से भी देख सकते हैं, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, इसे देखेंगे भाई, जावा पी जकार्ता, जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट जेनरिक, और नॉट फाइंड दिस सिंबल। तो एक्चुअली में इसी के अंदर है ना जेनरिक सर्वलेट, लोग देख लेते हैं एक बार। कैन नॉट फाइंड सिंबल क्यों भाई, ओह स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, हॉस्टल, एक सेकेंड, हाँ भाई, जेनरिक सर्वलेट वही तो है ना, ओह ये एचटीटीपी के अंदर है, ठीक है, नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जकार्ता, जकार्ता, ये तो सर्वलेट के अंदर ही है, सर्वलेट के ही अंदर है, तो फिर आ क्यों नहीं रहा है भाई, कुड नॉट फाइंड क्यों लिख रहा है, जावा पी, जकार्ता का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं क्या, जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट जेनरिक सर्वलेट, अच्छा देख लेते हैं, तो हम लोग खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम हियर विंडो सी, टॉमकेट, लिब, सर्वलेट एपीआई, ओपन विथ विनरैर, जकार्ता, ठीक है, सर्वलेट, जेनरिक सर्वलेट ना, जेनरिक सर्वलेट ये रहा, हम लोग इसी का कोड तो व्यू करने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जावा पे कमांड लग क्यों नहीं रहा, जेनरिक सर्वलेट,
बताएगा क्यों हो रहा है ऐसा। परसेंटेज पाथ परसेंटेज। अरे यार, एमडी जावा की। अरे तो क्लास पाथ में से गलती किए होंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, क्लास पाथ, सर्वलेट एपीआई डॉट जार है तो वो डिलीट करते हैं। ऐड न्यू। क्लास पाथ सेट नहीं था, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्लास पाथ मेरा पहले वाला सेट था, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं, क्लास पाथ ही सेट नहीं था। अब देखो सीएमडी जावा पी जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट जेनरिक, ठीक है। तो हम लोग को देखना किसको है, सर्विस मेथड, ठीक है। तो किधर है सर्विस मेथड भाई, ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे, है ना। तो सर्विस मेथड एक्चुअली में कम हियर, इसका प्रोटोटाइप पूरा कंप्लीटली लिखते हैं हम लोग, सीरीज। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, सीरीज, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप, इसका पैरामीटर टाइप क्या है, सर्वलेट रिक्वेस्ट, कैसा है, ठीक है। और रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, ठीक है, दिख रहा है। एक्सेप्शन थ्रो भी करता है भाई, चाहो तो मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आईओ एक्सेप्शन भी थ्रो करता है, ठीक है। ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे, टेंशन नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, हट जा रे बाबू, चलो ठीक है। और यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ठीक था, हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट हटाना था एक्चुअली में, ठीक है। ये प्रोटोटाइप हो गया मेरा सर्विस मेथड का, यस और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, प्रिंट राइटर, यस और नॉट। प्रिंट राइटर, लेट्स से रेफरेंस नेम pw, और इसके लिए हम लोग, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग लाने के लिए गेट राइटर मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड, गेट राइटर। और ये गेट राइटर मेथड किसके अंदर है, रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ही तो लिखे है, ठीक है। स्टेप टू क्या था भाई, सेट कंटेंट टाइप, ठीक है। तो सेट कंटेंट टाइप के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट डॉट सेट कंटेंट टाइप, इधर टेक्स्ट और HTML। इतना सा समझ में आया। स्टेप थ्री है, लेट्स से हम लोग कुछ नहीं करते हैं, आउटपुट हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक ऐप बना रहे हैं, लेट्स से हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, तो लोग बाद में कर लेना इसको। लेट्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, pw println
ठीक है। जो कुछ भी देना है इसके अंदर भी वही सेम फॉलो जो सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट जो भी लिखते हो, कंसोल में जो चीज प्रिंट करने के लिए जैसे यूज करते हो उसमें भी इसी तरह ट्रिप होता है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लेट से जिस तरह कंसोल में था उसी तरह के अंदर भी। ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली में हम लोग लिख के आ रहे हैं हेलो वर्ल्ड ओनली, यस और नॉट। समझ में आया इतना सर। तो यही हमारा कोड है और कुछ नहीं। इसको कट करते थोड़ा सा, एक सेकेंड, कट कट कैट ऐप को लेट से मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे बीसीए फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, एडवांस ट्रैवल रिवीजन, तो डेट ऐप यहाँ पे रख रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक, अब देखो इस डेट ऐप को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बीएस कोड में खोल रहे हैं। ठीक, तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो डेट सर्वलेट है ये तो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है ब्राउजर से। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परमिशन फाइल लिखना पड़ेगा, ऐसा नॉट। तो परमिशन फाइल ये रहा वेब एक्सएमएल। ठीक है, तो वेब एक्सएमएल जो है सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, वेब रूट से। कहाँ से स्टार्ट होता है, वेब रूट। दिखा देते हैं इसको सिंटेक्स क्या होता है, थोड़ा सा, एक सेकंड इधर चला गया। देखो, तो वेब डॉट एक्सएमएल जैसे कि एचटीएमएल में होता है ना हमारे पास, रूट फॉर रूट रूट टैग होता है ना, ऐसा नॉट। अरे ऐसा कुछ दिखता है हमारा एचटीएमएल सबसे पहले, आया ना। बताओ, क्या ये एचटीएमएल का रूट टैग नहीं है ना। तो इसी तरह से वेब एक्सएमएल को स्टार्ट करने के लिए वेब ऐप। समझ में आया, ठीक ठीक समझ में आया। ठीक है, वेब ऐप। ओके, ठीक। अब देखो, अब हम लोग को मैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो ठीक है। सबसे पहला बात, हम लोग मैपिंग किसके लिए कर रहे हैं, सर्वलेट के लिए। किसके लिए, सर्वलेट। ठीक है, तो सर यहाँ पे टैग कौन सा यूज करना है, सर्वलेट। कौन सा टैग, सर्वलेट टैग, दिख रहा है ना। तो समथिंग लाइक दिस, सर्वलेट, सर्वलेट। ठीक है, अब इसके अंदर सर्वलेट टैग के अंदर इस सर्वलेट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो चीज हम लोग को मेंशन करना है। तो हम लोग कौन सा सर्वलेट के बारे में बात कर रहे हैं, डेट सर्वलेट। ठीक है, आया ना। ठीक है, तो पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, गो टू योर कमांड प्रॉम्प्ट। कंपाइल करने का भाई सबसे पहले तो हम लोग को क्लासेस के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। cd क्लासेस, कंपाइल का कमांड बताओ, जावा, जावा सी डेट सर्वलेट। देखो ये जो डेट सर्वलेट है किसी पैकेज के अंदर है। ठीक है, पैकेज ऑटो कंपाइल होने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, हाइफन डी डॉट, याद है। डेट सर्वलेट डॉट जावा, नॉट कंपाइल्ड सक्सेसफुली। आईओ एक्सेप्शन किस पैकेज के अंदर है, कोई बताएगा। देखो एरर इसलिए आ रहा है ना क्योंकि जो आईओ एक्सेप्शन है वो मेरे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वो किस पैकेज के अंदर है, यूटिल के अंदर। किसके अंदर, ठीक है, स्टिल इट इज गिविंग अस एन एरर। अच्छा, cannot find symbol, cannot find symbol, which symbol bro, IO exception and dead servlet।
आयु एक्सेप्शन, अच्छा अच्छा, यस यस यस, आयु के अंदर है। ठीक है, कंपाइल हो गया है ना। तो देखो यहाँ पे पैकेज भी बना, जावा क्लास भी है, डॉट क्लास भी है, ठीक है। समझ में आया इतना सब बात? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो किस सर्वलेट को हम लोग को मैप करना है, वो चीज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली उस सर्वलेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को उसका नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए सर्वलेट नेम नाम का कमांड है हमारे पास। लेट से उसका नाम हम लोग डेट दे दिए, क्या दिए, डेट, सर्वलेट नेम। किसको किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो चीज लिखने वाले, सर्वलेट क्लास, किस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्वलेट क्लास। तो यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करना है। तो हम लोग फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करेंगे, com डॉट एपी डॉट डेट डॉट गेट सर्वलेट क्लास। इतना सब बात सबको याद है? बताओ, यहाँ तक कुछ दिक्कत? अब हम लोग को करना क्या, हम लोग को अब देखो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आने वाले तो यूआरएल मैपिंग करना पड़ेगा, तो नॉट है ना। तो ये जो क्लास है हम लोग का, ये जो सर्वलेट क्लास है, इसे मैप करना पड़ेगा यूआरएल को, हाँ है ना। तो यूआरएल मैपिंग के लिए हम लोग के पास कौन सा टैग है, यूआरएल, यूआरएल सर्वलेट मैपिंग, कौन सा, सर्वलेट मैपिंग, मैपिंग टैग, इसको क्लोज कर लेते हैं, सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। अब इसके अंदर लिखना है सबसे पहले कि कौन से सर्वलेट को मैप करना है, ठीक है, कौन सा सर्वलेट, डेट सर्वलेट को, ऐसा नॉट। और यहाँ पे भी सेम चीज होगा, सर्वलेट नेम, तो हम लोग इसी से मैप करने वाले हैं यूआरएल को, ऐसा नॉट। तो यूआरएल मैप करने के लिए हमारे पास क्या है, यूआरएल पैटर्न टैग, क्या है, यूआरएल पैटर्न टैग। तो जो कोई भी डेट पे आएगा, डेट यूआरएल पे आएगा, उसी को मैं डेट सर्वलेट क्लास को एक्सेस करने दूंगा, दैट्स इट, इतना ही से कहना है इसका, ठीक, तुम लोग ऐसा पता है, समझ में आया? क्या इतना सा एक्सएमएल फाइल में किसी को दिक्कत है? देखो ये क्या है, लॉजिक नेम है ना, लॉजिकल नेम है, किस क्लास का, डेट सर्वलेट का, किसका है, लॉजिक, हाँ। लॉजिकल नेम मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि जो यहाँ पे com डॉट एपी डॉट डेट सर्वलेट हम लोग लिख रहे हैं, अब देखो सिर्फ और सिर्फ डेट लिखने से काम बन जाएगा मेरा। अब क्या होगा कि यूआरएल को बेसिकली हम लोग मैप किसके थ्रू कर रहे हैं, डेट के थ्रू। तो देखो आएगा जब स्टार्टिंग में मेरा मान लो कि रिक्वेस्ट आया, ठीक है, और वेब एक्सएमएल के अंदर आया, तो पहले चेक क्या करना चाहिए, यूआरएल, ये सुनो, पहले तो यूआरएल ही चेक करेगा, क्योंकि यूआरएल तो बहुत सारा हो सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ यही होने वाला है नहीं ना, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले यूआरएल चेक करेगा, अब यूआरएल उसको मिला डेट, ठीक है, डेट स्लैश डेट है ना। अब स्लैश डेट मिला, तो ये जो स्लैश डेट है, ये कौन सा क्लास को पॉइंट आउट कर रहा है, डेट, है ना, डेट। अब सपोज करो यहाँ पे आया डेट इस लाइन पे, अब यहाँ पे देखा कि कौन सा क्लास है, डेट सर्वलेट, और यहाँ से मेरा जाएगा कंट्रोल कहाँ पे, इस पोजीशन, हियर, ठीक है। अब यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे ढूंढेगा कौन सा क्लास, सॉरी कौन सा मेथड, सर्विस मेथड, उसके बाद से सर्विस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, दैट्स इट। ये चीज तो है। रिक्वेस्ट आया, सबसे पहले मैपिंग देखेगा भाई कि इस यूआरएल से कौन सा क्लास मैप्ड है ना, लॉजिकल नेम मिला इसको डेट। अब डेट के पास आया, यहाँ पे देखा कि भाई ये जो डेट सर्वलेट क्लास है वो डेट से रिलेटेड है ना। तब कंट्रोल पहुंचता है मेरा इस क्लास के अंदर, समझ में आया? तो ये रहा मेरा ऐप, और मेरा ऐप बनके अब तैयार है, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या था, बेसिकली हम लोग को डिप्लॉय करना डेट ऐप। तो इसको करो कॉपी, कंट्रोल सी, टॉमकेट, कहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करते हैं भाई, कोई बताएगा? वेब एप्स के अंदर,
ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट करो, कम बैक, गो टू बिन, स्टार्ट टॉमकेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे लिखा होगा डेट डिप्लॉयड, सी हियर, दिख रहा है? डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन डायरेक्टरी दिस हैज बीन फिनिश्ड, ओके। तो तुम लोग को बताए थे कि टॉमकेट का जो डिफॉल्ट पेज है उसको कैसे एक्सेस करना होता है। डिफॉल्ट पेज, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर, स्लैश, देखो इतना लिखने पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टॉमकेट आएगा, ठीक है, आया ना। तो हम लोग को इसके अंदर का एक ऐप लेके आना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऐप था तो इसका HTML फाइल हम लोग लेके आ रहे थे, ऐसा नो, ऐसा नो, ठीक है। अब हम लोग किस ऐप को कर रहे हैं, डेट ऐप। एक्सेस किसको करना है, डेट ऐप, है ना। अब डेट ऐप सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसका होम यूआरएल हो गया, ऐसा नॉट, ये तो होम यूआरएल हो गया। अब होम यूआरएल के अंदर हम लोग क्या सेट किए थे, स्लैश डेट, यही था ना, यही यूआरएल था। तो सी दिस, और हेलो वर्ल्ड इज कमिंग। क्या इतना सा बात समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, खुद से ही डिप्लॉय करने का कोशिश करना इसी तरह से। तो हमेशा याद रखना, जो वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं टॉमकेट के अंदर, जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं जावा का, वही वर्जन कंपाइल करने टाइम भी रहना चाहिए, दोनों दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, याद रहेगा इतना सा बात। हम चाहते हैं तुम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ही लिखो, और खुद से लिखो और खुद से भेजो, ठीक है। तो मैपिंग कैसे करना है यूआरएल का, वो चीज भी तुम लोगों को पता चल गया। सो थैंक यू फॉर टुडे, चलें। ओके, ओके।